नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय यानी चैप्टर अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। इस भाग में हम जानेंगे कि अफवाह तंत्र क्या होता है, भारत की नदियाँ कैसे बहती है और हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में हम हर लाइन को पढ़कर सरल भाषा में समझाएंगे और चित्रों को भी विस्तार से बताएंगे। बॉक्स में दिया है तो उसको भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गए हुए। आपको यहाँ पे अगर आप क्लास 9th में हैं और क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कहीं ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो आप इसके हेल्प से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैक से जितने भी अपडेट आएंगे और जितने भी एनसीईआरटी के बुक है क्लास 9-10 डाला जाएगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, चैप्टर का नाम रखा गया है अफवाह, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं अफवाह तंत्र या अफवाह द्रोणी। यह इसका मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी एक रिवर जो है, अगर रिवर फ्लो कर रही है और रिवर के थ्रू जितने भी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज जितने भी होती है, यानी सहायक और उप सहायक जितने भी रिवर होती है, सारे को मिलाकर अफवाह तंत्र बोला जाता है। अगर गंगा नदी को देखें तो गंगा नदी अगर फ्लो कर रही है तो गंगा नदी में बहुत सारे घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना, ये सब मिला के एक तंत्र का सिस्टम, यानी एक तंत्र एक अफवाह का निर्माण कर रही है। इसलिए इस चैप्टर का भी नाम रखा गया अफवाह, यानी ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे पूरा हम लोग जितने भी भारत में रिवर प्रणाली है, रिवर तंत्र है, उसी से संबंधित सारे पॉइंट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितना बहुत बड़ी मात्रा में नदियां हैं। यहाँ पे भारत में लगभग लगभग 1000+ नदी है, लेकिन हम लोग बड़े बड़े नदियों की चर्चा करेंगे। उत्तर भारत की नदी यानी कि नॉर्थ इंडियन रिवर सिस्टम जानेंगे और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम जानेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है अफवाह। अफवाह शब्द जो है यहाँ पे अगर हम इसको लाइन बाय लाइन समझे तो आप याद रखें कि ज्योग्राफी चैप्टर 3 लेसन नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना अफवाह, अफवाह तंत्र, इसे ही ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं और एनसीईआरटी का है। अगर ये चीज़ आपको भी पढ़ना है तो ये वाला आपको सुनिए अच्छे से। जैसे में यहाँ बताया गया है, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो अफवाह शब्द जो है वो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि एक नदी जो है और नदी का जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक तंत्र, एक जाल जो है नदियों का। देखिए, अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है और इसमें कोई नदी आके इसमें मिल रही है तो इसे सहायक नदी बोलते हैं, इसे ही ट्रिब्यूटरीज रिवर बोलते हैं। लेकिन अगर एक नदी है, अगर मान लीजिए एक नदी है और इस नदी दो धारा में बट गई, एक मेन धारा चलती रह गई और इसी से एक नदी की इधर दिशा में चल गई, इसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, क्योंकि इसी नदी से अलग होकर एक दूसरी धारा में चली गई। तो अफवाह तंत्र जो है, अफवाह शब्द जो है, एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो इस वर्ड को अच्छे समझिए, नदी तंत्र का मतलब होता है रिवर सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है अफवाह शब्द, कि उसमें ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी, सहायक और उप सहायक नदियाँ आके मिलती है और जब अलग होती है तो उसे ही अफवाह तंत्र बोलते हैं। और बहुत सारे नदी की सहायक नदी भी होती है। भारत की भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल जो मैप है भारत का, उसको देखने बोल रहा है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, तो आपके पास अगर मानचित्र है, मैप है, तो आप उस मैप में देखिए भारत के मानचित्र को, यानी कि जो फिजिकल मैप है उस मैप को देखिए। देखिए, मैप 3 प्रकार का होता है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और एक और होता है। तो आपको यहाँ सब जानना है कि अगर नदी वगैरह को पूरे इंडिया में लोकेट करना है, देखना है, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जाके भौतिक मानचित्र को, फिजिकल मानचित्र। फिजिकल मानचित्र में हम पहाड़, पर्वत, नदी ये सब देखते हैं, जंगल ये सब। जबकि राजनीतिक वाला हम देखते हैं बॉर्डर, शहर, देश, राज्य, स्टेट, जिला, ये सब देखते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आप पाएंगे कि विभिन्न दशाओं में से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। जैसे में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके आगे चल के प्रयागराज यानी देव प्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। तो हम लोग ये देखें कि गंगा का भी निर्माण दो धाराओं के मिलने से हुआ है। तो बहुत सारे इसी प्रकार से एक नदी जो है, एक बड़ा नदी सिस्टम, नदी तंत्र जब बनती है तो उसमें कई सारी नदियाँ आके मिलती है, तो एक नदी तंत्र का निर्माण हो जाता है, एक मेन नदी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बताया गया है कि विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी धाराएं आती है और एक साथ मिल जाती है, फिर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इस प्रकार से आपको आगे समझ में आएगा कि गंगा नदी कैसे निर्माण हुआ, ब्रह्मपुत्र कैसे निर्माण हुआ, सिंधु कैसे निर्माण हुआ, क्योंकि ये अलग अलग धाराओं से निकली, 2-3 धाराओं से मिलकर एक धारा बनी और आगे चल के एक नदी कहलाया, फिर उसका नाम पड़ा गंगा। जैसे में आप समझ सकते हैं ब्रह्मपुत्र। अतः इसका
निकास किसी बड़े जलाशय जैसे हम झील या समुद्र या महासागर में होता है। निकास का मतलब ये जहाँ पे इसका मुहाना, मुहाना का मतलब ये नदी जहाँ के मिलेगा, जैसे हम गंगा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो उसका निकास कहलाएगा। या तो वो झील में जाके मिलेगी, कोई भी नदी है उस जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से वो निकल रहा है, उसका जहाँ ओरिजिन हो रहा है वहाँ से लेकर, या तो ये किसी झील में जाके समाई होगा, झील का मतलब लेक होता है। समुंदर यानी समुंदर कहने का मतलब है कि या तो ये चली जाएगी ओशियन में, सी में, या महासागर यानी ओशियन में और सी में चली जाएगी। तो कोई भी रिवर जो है वो जो ओरिजिनेट होता है वो प्लेट्यूस होता है यानी पठार, हिल, माउंटेन, पर्वत, पहाड़ से होती है और वो ढलान की ओर बहते हुए झील, समुद्र और महासागर में मिल जाती है। तो यहाँ तक हम ये सीखे कि कोई भी जो नदी है वो जो है से अलग अलग दिशाओं के धारा के मिलने से एक नदी तंत्र का निर्माण होता है और फिर ये जाके जो है से महासागर, समुद्र और झील में मिल जाती है। हम लोग ये भी जाने कि अपवाद तंत्र एक नदी तंत्र है जो रिप्रेजेंट करता है नदी क्षेत्र को, एक क्षेत्र है। इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उस क्षेत्र को या उस एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। अपवाद द्रोणी मतलब ड्रेनेज और द्रोणी मतलब बेसिन, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ड्रेनेज बेसिन जो है या फिर रिवर जो बेसिन है वो मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, तो आप ये वाला लाइन जो है अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आपके पास हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर सकते हैं और इसको एक दो बार रीड करके रिवीजन करके सुन के आप जान सकते हैं कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि ये एक नदी था, यहाँ पे आप देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये मेन रिवर है, ऐसे जा रही है और इसमें जो है बहुत सारे नदी आके मिल रही है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सहायक और उपसहायक नदियाँ हैं। तो ये पूरा जो कहलाएगा ये अपवाद द्रोणी कहलाएगा। इस रिवर का ये अपवाद द्रोणी है क्योंकि बताया गया कि एक नदी तंत्र, तो एक नदी तंत्र बन गया, एक पूरा एक सिस्टम बन रहा है, नदियों का जाल बन रहा है। इसमें बहुत छोटे छोटे नदी आके एक मिला, एक बड़ा नदी बना, तो एक नदी का तंत्र कहलाएगा। जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है इस क्षेत्र में इसी जल का क्षेत्र का यानी इस क्षेत्र में इसी नदी का जल प्रवाहित होगा, इसलिए इस क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहेंगे। मानचित्र का अवलोकन करने बोल रहा है और इससे हमें यह पता चलता है अवलोकन करने पर कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे में ऊंचा क्षेत्र का मतलब हिल वगैरह या फिर उठा हुआ भाग, जैसे पर्वत यानी कि माउंटेन, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। आपको इसको जल विभाजक का मतलब वाटर डिविडेंट या वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड मतलब वाटर को, जल द्रोणी को, अपवाद द्रोणी को, नदी द्रोणी को अलग करने वाला भाग को ही जल विभाजक कहते हैं। करते कौन है? पर्वत। मान लीजिए कि यहाँ पे इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं हम लोग कि देखिए ये जल विभाजक क्या दिया है। जल विभाजक को याद रखिए वाटर और डिवाइड, वाटर डिवाइड करने वाला। मान लीजिए धारा ए है और ये धारा बी है, एक नदी तंत्र ये है, एक नदी तंत्र ये है। इसको मान लीजिए आप ब्रह्मपुत्र नदी और इसको मान लीजिए सिंधु, या तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यमुना है और ये जो है गंगा है। अब इस दोनों के बीच में यहाँ देखिए जल विभाजक है। क्यों ये दोनों अलग हो गया? ये एक मेन रिवर था, इसमें बहुत सारे एक सहायक नदी था, तो एक अपवाद द्रोणी का निर्माण हुआ था। यहाँ भी एक मेन रिवर है यमुना और ये समझ लीजिए इसके सहायक नदी हैं और यहाँ भी एक द्रोणी का निर्माण हुआ, नदी अपवाद द्रोणी का। और इसके बीच में ये द्रोणी बेसिन को इस द्रोणी बेसिन से अलग यहाँ जल विभाजक कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ या तो पर्वत है, या तो पठार है, या तो ऊंचा भाग है, या तो ऊंचा क्षेत्र भूमि क्षेत्र है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब यहाँ पे ऊंचा क्षेत्र हुआ तो इसको और इसको सेपरेट कर दिया यानी अलग कर दिया, तो यही वाला भाग कहलाएगा जल विभाजक। तो जल विभाजक का काम पर्वत, पठार, हिल, माउंटेन ये सब करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वाटर डिवाइड क्या है। वाटर डिवाइड, डिवाइड मतलब जल को अलग करने वाला भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर इसको समझते हैं कि इसी प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। आपको अगर लग रहा है कि हम स्लो बोल रहे हैं तो आप स्पीड करके इसको सुन सकते हैं। आपको आगे चल के हम बताएंगे कि किस प्रकार से नदियों का, दो नदियों के आपस में अलग किया जाता है और कैसे अलग होता है। ये बहुत अच्छा दिया गया है डायग्राम और इस डायग्राम से बताया गया कि जल विभाजक क्या है। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जल विभाजक क्या है। तो जल विभाजक पर्वत, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। फिर बताया गया है विश्व का सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी अमेजन नदी की द्रोणी है। DDU में दिया गया, क्या आप जानते हैं? तो एक फैक्ट दिया है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए और मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में कि विश्व की, देखिए विश्व की अगर सबसे बड़ी नदी का पूछा जाए तो विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है। तो ऑब्वियसली अमेजन जो है
ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है। और अमेजन एक देश है जिसका आप जान सकते हैं कि अमेजन एक देश है और इसी देश में फ्लो होता है अमेजन नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अब दुनिया की सबसे बड़ी नदी है तो ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह भी कहलाएगी। और दुनिया की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो नील नदी है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये आप याद रखें, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इस प्रकार से दिया गया है। ब्राज़ील यहाँ पे दिया गया है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील, अगर ये अमेजन जो ब्राज़ील में है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलियन सिटी होता है। इसी प्रकार से भारत में किस नदी की अफवाह सबसे बड़ी है? अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में आप सोचिए कि सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी, भारत में बहने वाली गंगा नदी है। भारत के अंदर हम ब्रह्मपुत्रा लेंगे तो तिब्बत चाइना में फ्लो होता है और भारत में भी फ्लो होता है। सिंधु लेंगे तो पाकिस्तान में भी होता है और इंडिया में भी होता है, तो वो सबसे बड़ी अफवाह नहीं होगा। गंगा सबसे बड़ा एक नदी तंत्र अफवाह तंत्र बना रही है, ड्रेनेज सिस्टम। इसलिए भारत की जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, अफवाह नदी है। तो ये वाला याद रखें। गंगा भारत की धार्मिक नदी है, यहाँ पे राष्ट्रीय नदी है, आप बोल सकते हैं। ये होली रिवर है, यानी धार्मिक पवित्र स्थल है, यह माना जाता है। तो ये वाला सेक्शन जो है कंप्लीट हम लोग का होता है। आप इधर देखेंगे तो आप इसको लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं और इसको आप हाईलाइट करते चलिए तो बेटर होगा। भारत में अफवाह तंत्र, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कि भारत में अफवाह तंत्र। अब भारत में मतलब इंडिया में अफवाह तंत्र, तंत्र का मतलब सिस्टम होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे अफवाह मतलब ड्रेनेज, तो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे कि भारत में ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। अगर भारत में जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, उसका नियंत्रण कंट्रोल कौन कर रहा है? उसका कंट्रोल भौगोलिक आकृतियाँ कर रहा है। तो भारत में भौगोलिक आकृतियाँ कौन है? पठार, पर्वत, कोस्टल एरिया, फिर नदी, यही सब है। तो इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि भारत में अफवाह नदी का नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने वाला कौन है? भारत में अफवाह तंत्र को कौन कंट्रोल कर रहा है कि नदी यहाँ से निकलेगा, इस साइड फ्लो होगा? तो भौगोलिक आकृति कर रहा है, क्योंकि अगर ऊंचा भाग है तो यहाँ से ओरिजिन हुआ और ढलान किया और पानी चला गया। तो कहीं ना कहीं आकृति जो है, जो यहाँ पे बना हुआ है, जो लैंड मास जो है इंडिया का, वही निर्माण कर रहा है। तो भौगोलिक यानी कि जो यहाँ जोग्राफिकल शेप है, आकृति है, डिज़ाइन है, उसी के आधार पर अफवाह तंत्र का नियंत्रण किया जाता है। और इसी के आधार पर नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है और मेन दो बड़ी भागों में, जैसे में हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ इसे आप बोल सकते हैं साउथ इंडियन रिवर, और हिमालय की नदियाँ नॉर्थ इंडियन रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की नदियों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो आप याद रखें दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, नॉर्थ इंडियन रिवर सिस्टम, साउथ इंडियन रिवर सिस्टम, जिसे हम हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की नदियाँ कहते हैं। इसी प्रकार से दिया गया है कि भारत की दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एक हिमालय से बहुत सारी नदियाँ ओरिजिन हो रही है, और इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि हिमालय और एक कुछ बहुत सारी नदियाँ जो दक्षिण भारत की, वो प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। ऑब्वियसली भिन्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अंतर है यहाँ पे हिमालय नदियाँ का और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, तो सिंपल, यानी कि हिमालय नदी की जो हिमालय साइड से जो नदी निकलती हैं, उत्तर भारत की जो नदी हैं, वो बरसाती है, यानी बरसाती नहीं है, वो सदा वाहिनी है, यानी सालों भर उसमें पानी रहती है, उसमें डीप है, उसमें गहराई है, और वो जो है से सतत है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय नदियों में क्या खासियत है? ये नदी छोटी होती है, लंबी दूरी तय नहीं करती है, पठार से निकलती है, और ये जो नदी है, मैक्सिमम जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ वाला भी नदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। यहाँ पे ये है कि ये डेल्टा का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में आ रही है। यहाँ भी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि यहाँ पे जो अरब सागर में गिरते हैं वो एस्चुरीज का निर्माण करते हैं। आपको हम आगे बताएंगे एस्चुरीज यानी ज्वार नद मुख क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, वो आगे हम बताएंगे। और इसी प्रकार से अंतर अगर हम और निकालें तो हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय ये सूख जाती है, ये मौसम पे डिपेंड करती है, ये मौसम पे डिपेंड नहीं करती है। इसका पानी का स्रोत जो है वो बर्फ़ है, पहाड़ों से आती है, हिमनद से आती है, और प्रायद्वीपीय बरसाती है, मौसमी है। तो एक दूसरे से भिन्न है। ये आगे बताया गया है, लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी है, मतलब 12 महीना पानी रहते हैं, और बारहमासी नदियाँ इसीलिए इसे बारहमासी नदी कहते हैं, क्योंकि 12 माह इसमें पानी रहती है। तो हिमालय की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो बारहमासी नदी है,
और इसमें वर्षा भर पानी रहता है, इसलिए बारामासी नदी कहा गया। हिमालय की नदियाँ की यही खासियत है और बहुत बड़ी बड़ी नदी है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी कि हिमालय की जो नदियाँ, हिमालय की 3 बहुत बड़ी बड़ी नदी हैं। गंगा नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र है, एक सिंधु है, यमुना, और भी आप बोल सकते हैं, लेकिन 3 बहुत अप्रोक्सी बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसको वर्षा से तो पानी मिल ही रहा है ये सब नदियों को, लेकिन हिमनद के पिघलने से यहाँ पे बताया गया है कि वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ, हिमालय की 2 मुख्य नदी बताया गया है, एक सिंधु बताया गया, एक ब्रह्मपुत्र बताया गया। इस पर्वत श्रृंखला से उत्तरी भाग से निकलती है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि हिमालय की 2 मुख्य नदी, लेकिन आप हिमालय के 3 भी बोल सकते हैं, एक गंगा भी तो हिमालय से निकल रही है। तो यहाँ पे हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु, जिसे सिंधु यानी इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। तो पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है और ये उत्तर भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है, यानी इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया, यानी पर्वतों को काट के 2 पर्वतों को बीचों बीच बहती है घाटियों में, यानी गोर्जेज का निर्माण करती है। गोर्जेज का मतलब रास्ता होता है, ये रास्ता निर्माण किया है घाटियों के नीचे बीचों बीच। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। तो हम लोग क्या देखें कि हिमालय की नदियाँ जो है अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर, यानी कि जहाँ से हिमालय नदी ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र बोलेंगे कि ये तिब्बत के चाइना के मानसरोवर झील से, राक्षस ताल से निकल रही है, तो वहाँ से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते का तय करती है। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया भी करती है। अपरदन मतलब वो मृदा को अक्षय कर देती है, इरोड कर देती है, मिट्टी को कहीं अपने साथ ले जाती है, इरोड करके अपने साथ मिट्टी, पत्थर, चट्टान को। तो अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। देखिए गॉर्जेज का निर्माण किया, देखिए आप यहाँ पे इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये पर्वत है और ये भी पर्वत है, और इसके बीच में खाई का निर्माण हुआ है और बीचों बीच पानी जा रही है इस खाई के, ये घाटी में, तो इसलिए इसे बोलते हैं गॉर्ज, यानी रास्ता का निर्माण करना। तो ये सब इसमें दे रखा था। फिर हम लोग ये अगर कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ कुछ डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। जब कोई नदी है, देखिए नदी के विभिन्न अवस्थाएं दिया गया है कि नदी के विभिन्न अवस्थाएं क्या होता है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का ये कंप्लीट नहीं हुआ था पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। यानी उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, यानी कि हम हिमालय नदियों की बात करें तो वो अपने साथ मिट्टी वगैरह काट के कटाच करके ले जाती है, इरोड करती है, मृदा अपरदन करती है। मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन पानी और हवा से होती है। मिट्टी एक जगह से कट के ऊपरी सतह वाला कहीं दूसरे जगह चली जाती है तो खाई बन जाती है। तो और ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट, मतलब सिल्ट एक प्रकार का रॉक होता है, और बालू का संवहन करती है। और मध्य एवं निचले भागों में ये नदियों विसार, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियां का निर्माण करती है। निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशन, और आकृति मतलब स्ट्रक्चर। तो देखो डिपोजिशन आकृति का निर्माण करती है, यानी ऊपर से अपने साथ वो मृदा अपरदन करके लाई, सॉइल लाई, सिल्ट लाई, बालू लाई, और वो जब नीचे आई तो वहाँ पे छोड़ दिया मिट्टी, यानी निक्षेपण कर दिया, डिपोजिट कर दिया, उससे आकृति का निर्माण हुआ। यहाँ पे विसर्प का निर्माण हुआ, गोखुर झील का निर्माण हुआ, बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियाँ का निर्माण हुआ। तो ऊपर ढाल था, जब पहाड़ पर्वत से पानी निकल के आ रहा था तो बहुत ढलान था, तो अपने साथ चट्टान, बालू, सिल्ट और मृदा अपरदन करके लाया। इसी में इस डायग्राम में बताया गया है कि जब नदी कोई भी जब ओरिजिनेट होती है, तो मान लीजिए यहाँ पहाड़ था, पर्वत था, हिमालय था, यहाँ से पानी नहीं था, बहुत पतली थी, यहाँ अलग अलग धराओं से मिलके ये बना, 2-3 धराओं से, और एक मेन बना। तो इसके प्रकार से ये बहुत पतली एकदम सीधी आ रही थी, और ये बहुत ढलान था, तीव्र आ रही थी कि नदी का स्रोत है, ऊपरी भाग में नदी एकदम सिंपल होती है, लेकिन जैसे ऊपरी भाग खत्म होता है, मध्य भाग में आता है, नदी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इधर बहुत तेज़ी से आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा खाई था, इसी प्रकार से थोड़ा सा स्लो हुआ, और यहाँ विसार्प का निर्माण किया। विसार्प मतलब क्या होता है, यानी कि जब नदी जो है वो सीधी ना आके थोड़ा सा जिग जैग वाला में इस तरह से जब निर्माण करती है तो इसे विसार्प कहते हैं। और जब यहाँ पे ये मध्य भाग में निर्माण होता है, फिर गोखुर झील का निर्माण हुआ। गोखुर झील कहने का मतलब कि कोई नदी है, एकदम इस प्रकार से सर्कल बनाते हुए नदी जब जाती है, तो आप अमेजन वाला फोटो देख सकते हैं कि बहुत सारी नदी जो है वो सीधी या विसार का निर्माण की, तो जब ये मैदानी भाग में आ गई तब ऐसा इस तरह से स्ट्रक्चर नदी के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि इधर ढलान था, जब नदी ढलान के मैदानी इलाका में आया
तो पानी जो है स्लो हो गया, नदी स्टैटिक हो गया, वो रुकने लगा और स्लो गति से करने लगा, धीमा हो गया इसका फ्लो, इसलिए वो नदी जो है सो इस तरह निर्माण करने लगा। इसे विसर्प कहते हैं। और गोखुर झील क्या होता है? गोखुर झील मतलब वो सर्कल टाइप से यू टर्न लेगा और फिर ये आगे जाएगा। इसी प्रकार से गोखुर झील का निर्माण करता है। निचला भाग में यहाँ डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का मान लीजिए गंगा नदी है, डेल्टा क्या होता है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए गंगा नदी है, बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदी है और उसमें पानी जा रही है, उसमें गिर रहा है, तो गंगा नदी अगर यहाँ बंगाल बे ऑफ बंगाल है मान लीजिए, तो यहाँ गिरने से पहले ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगा, कई धाराओं में, इसे ही डेल्टा कहते हैं। तो जितनी भी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में है, और ये जो है सुंदरबन डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त रूप से बनाया जाता है। तो डेल्टा देखिए यहाँ अलग अलग धाराओं में बट गया, जब नदी गिरने वाली थी महासागर में, सागर में, तो अलग अलग धाराओं में बटा। तो यही है नदी का विभिन्न अवस्थाएं, ये इस चीज़ इसमें बताया रखा है। फिर इसमें हम लोग यहाँ कुछ तक देख रखे थे कि जब मिट्टी ऊपरी भागों से आती है तो अपने साथ क्या क्या लाती है, तो अपरदन, मृदा अपरदन लाती है, सिल्ट और बालू लाती है, और मध्य और निचले भागों में जब आती है तो गोखुर विसर्प गोखुर झील का निर्माण करती है और बाढ़ वाले मैदानों में निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। और फिर ये लिखा है ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो हिमालय नदियों का ये खासियत है, हिमालय नदियों का ये दिया गया है कि हिमालय और अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करें तो क्या क्या अंतर है वो बता रखा है कि हिमालयी नदियों का ये खासियत है कि डेल्टाओं का निर्माण भी करती है और पूर्ण डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो ये पूर्ण डेल्टाओं, विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। अब प्रायद्वीपीय नदियों, आपसे अगर कोई पूछेगा कि प्रायद्वीपीय नदियों में क्या खासियत है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय मतलब पेनिनसुलर, पेनिनसुलर क्या होता है? ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर से घिरा, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ अरब सागर है। तो भारत का यह क्षेत्र जो है 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ 3 साइड से लैंड बॉडी, वाटर बॉडी है। तो इसे ही प्रायद्वीपीय भारत इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, पानी से, जल से, इसे ही प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला बोलते हैं। इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या साउथ इंडियन रिवर सिस्टम कहते हैं। ये अधिकतर मौसमी होती है, यानी बरसाती है, बरसात के मौसम में पानी रहता है, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। तो ये वर्ष होता है तो पानी रहती है, नहीं तो नहीं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है, ऐसा बताया। तो सिंपल है कि वर्षा पर निर्भर है, बारिश नहीं होगा, शुष्क गर्मी का मौसम है तो पानी घट जाएगा, अलग अलग धाराओं में बटने लगेगा और वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो ऐसे बताया। और इसका जो खाई है, वो गड्ढा है, जो पानी का गड्ढाई है, वो कम हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी होती है, उतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है। तो ये इसमें दे रखा है। फिर इसमें बता रखा है कि छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियाँ की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय की नदियों की तुलना में, तो हिमालय की नदियों की खाई बहुत ज़्यादा है और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई जो है कम है, और हिमालय नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा है। छिछली का मतलब कि कोई नदी है तो इसके अंदर गहराई कितना है, इस तो हम लोग ये देखेंगे। तो छिछली का अर्थ हो गया कि इसका जो खाई है वो बहुत ही कम है, और जो हिमालय नदियों की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है, डीपेस्ट है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो डीपेस्ट नहीं है। तो यही बताया गया था कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है हिमालयी नदियों से, और छिछली भी अधिक है। छिछली है मतलब अधिक छिछली है प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसका गहराई कम है, डीपेस्ट कम है, हिमालय नदियों की डीपेस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती है तथा पश्चिमी की तरफ बहती है। तो बहुत सारे ऐसे नदी हैं जो केंद्रीय उच्चभूमि से, सेंट्रल यहाँ हाईलैंड से निकलती है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, उच्चभूमि मतलब सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि इससे निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ मतलब कि या वेस्टर्न घाट की तरफ, पश्चिमी घाट की तरफ बहती है। और फिर बताया गया है कि क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? हाँ, तो पश्चिम की तरफ, यानी कि देखिए मान लीजिए ये दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत के ईस्ट साइड से निकलती है और इधर फ्लो हो रही है, इधर निकलती है, इधर फ्लो हो रही है। तो वो कौन कौन सी नदी है? तो बताया गया है कि पश्चिम की तरफ बहती है। तो क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों की पहचान सकते हैं? तो यस, एक हमारा नर्मदा नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करता है, और एक हमारा ताप्ती नदी है। तो ये वाला आप पॉइंट याद रखें कि ताप्ती रिवर और नर्मदा नदी यहाँ पे पूरब से निकलती है और पश्चिम में बहती है, अरब सागर में, अरेबियन सी में जाती है
अरेबियन सी में जाती है और वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरिज का निर्माण करती है। ऐसा नहीं कि जब इस सागर में आएगी तो अलग अलग धाराओं मिलने से, सागर में मिलने से पहले अलग धाराओं में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ज्वारनद मुख में एक ही धारा में सब एक ही धारा में आके गिर जाएगी, मिल जाएगी, ये सिंपल। तो इसी प्रकार से बताया गया। प्रायद्वीपीय भारत, फिर बताया गया कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगाया गया कि जितनी भी दक्षिण भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, वो पश्चिमी घाट से निकलती है और पूरब की साइड बहती है। तो ऐसे बताया गया कि बहुत सारी नदी जो हैं इधर से निकलती है और इधर बहती है। जैसे में कौन से हैं, तो महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ऐसे बहुत सारे ऐसे नदी हैं जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की, भारत के दक्षिण पश्चिम से निकला और पूरब की साइड बंगाल की खाड़ी में गिरा और डेल्टा का निर्माण किया। तो हम लोग यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखें कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी नदियों के बीच में अंतर। तो हम लोग यहाँ पे ये पाएँ कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती है, वो प्रायद्वीपीय की भारत की जो नदी होती है बहुत ही छोटी होती है, उसकी लंबाई कम होता है हिमालयी नदियों की कंपैरिजन में। हिमालयी नदियों की जो डीपेस्ट है, गहराई है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी छिछली कम है, और प्रायद्वीपीय नदियों की छिछली है, डीपेस्ट कम है, उसका गहराई बहुत ही कम है। और हम लोग देखें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है सो बहुत कम ऐसी नदी है कि पूरब से निकलती है पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि पूरब से निकल के अरब सागर में गिरने वाली बहुत कम नदी, मात्र दो है मेनली। और भी नदी है लेकिन मेनली दो ही बोलेंगे, एक नर्मदा, एक ताप्ती, बड़ी नदियों में। और ऐसे भी बहुत, और प्रायद्वीपीय नदियों की बहुत सारी नदी ऐसे हैं जो पश्चिम से निकल के, यानी कि वेस्टर्न घाट से निकल के, पश्चिमी घाट से निकल के पूर्वी घाट की तरफ फ्लो हुआ। तो पूर्वी घाट की तरफ फ्लो हुआ, उसमें से कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, और इस तरह से कुछ, और महानदी रिवर है। तो ये आपको याद रखना है। और ये डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी तरफ गिर रही तो डेल्टा का निर्माण करेगी, और अरब सागर में गिरेगी तो ज्वारनद मुख का निर्माण करेगी। तो ये दे रखा था, और इसी प्रकार से बताया गया था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो बरसाती होती है, मौसमी होती है, जबकि हिमालयी नदियाँ जो है वो क्या होती है, तो वो नदी जो होती है वो बारहमासी होती है, उसमें बारह माह पानी रहता है, वर्षा, उसको वर्षा से भी पानी मिल रहा है और हिमनद से भी मिल रहा है। और ये अपने साथ तीव्र अपरदन करती है, गॉर्जेज का निर्माण करती है, पहाड़ों को काटती है और अपना रास्ता निर्माण करती है। और ये जो है, ये नदी जो है, ये अपने साथ सिल्ट, बालू, ये सब का भी काटते हुए साथ में लेजती है और निर्माण करती है गोखुर का निर्माण करती है। हम लोग डायग्राम में देखें, हम लोग ये देखें कि गोखुर का भी निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है, ये सब हम लोग देखें कि ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये था आज। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले दिन देखेंगे, हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ अलग से देखेंगे, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र, और फिर देखेंगे ये हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस पूरे मैप को। आप वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग का ये पहला पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। तो आप ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपवत तंत्र से आप और कौन सा चैप्टर इसके बाद पढ़ना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। क्या आपको लाइन बाय लाइन अच्छा लग रहा है, सारे वर्ड को क्लियर करना। आप बोलिएगा तो और हम स्पीड बताएंगे, और आप बोलिएगा तो और हम डिटेल से बताएंगे। तो एडिशनल फैक्ट भी आप सीख सकते हैं, और अपना जो है से नॉलेज और फिर ब्रेन को इन्हांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये था क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर, हमारा 3 था अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, और इसके अंतर्गत पार्ट 1 था। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।